हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणित शाला। माई सेल्फ बब्बी राजपूत। सो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 राइट, यहाँ तक हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी बुक के हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच इट। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैवंट जॉइंड आवर टेलीग्राम चैनल टिल नाउ तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। राइट, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। राइट, वो दोनों मैं आपको बताऊंगी एंड ऐसे और क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सो फर्स्ट तरीका ये है, इसमें हमने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट ए, दिस इज बी। ऑब्जेक्ट ए का मास m1 है, ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। ठीक है, तो अभी इसमें कितनी फोर्स लग रही है उसको हमने F1 मान लिया। We will use the gravitational force formula that is g m1 m2 upon r square, right? तो अभी इन दोनों बॉडीज के बीच में इतनी फोर्स लग रही है, लेकिन अब हमने क्या किया, इसमें दे रखा है कि डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया। मतलब पहले अगर डिस्टेंस r थी तो अब कितनी हो गई है, r/2 हो गई है। ठीक है, सो डिस्टेंस को अगर हमने रिड्यूस कर दिया हाफ में, बाकी मास में कोई चेंज नहीं है तो हमने मास को वैसे ही रखा है। तो इस फोर्स को हमने F2 मान लिया, इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r/2 का होल स्क्वायर। फिर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका जो 4 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ये आपकी मैथ से, आई होप आपने इतना पढ़ा होगा। सो ध्यान रखना, इसका स्क्वायर करना मत भूलना। r का भी स्क्वायर होगा, दैट इज r स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड डिवाइडेड बाय 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 मतलब F2 डिवाइडेड बाय F1। तो आप जब इसको रखोगे तो इसमें g m1 m2 कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 4। तो F2 अपॉन F1 इज 4। तो F2 इज 4 टाइम्स ऑफ F1, मतलब फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अब ध्यान देना, इसको कंसेप्चुअली हम कैसे समझेंगे। दो बॉडीज थी आपके पास, अभी इस पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन फिर आपने क्या किया, उनके बीच की डिस्टेंस है वो घटा दी। ठीक है, हाफ कर दी, मतलब क्या, कम हो गई ना डिस्टेंस, अब वो इतने पास आ गई है। तो इनके बीच की फोर्स ऑफकोर्स बढ़ेगी ही। पास आ गई तो अच्छे से अट्रैक्ट करेंगी, राइट। दूर थी तो क्या करेंगी, एक दूसरे को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी। जितने पास रहेंगी उतने अच्छे से अट्रैक्ट करेंगी, तो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो द सेकेंड मैथड वी हैव, हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, राइट, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स। सो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको रिलेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब आपको गिवन हो, जो आपका जो डिस्टेंस है वो मान लो रिड्यूस हो गया टू द हाफ, या आपका मास डबल हो गया, ऐसे करके क्वेश्चन होते तो उसको हम ना शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अभी टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको शॉर्ट कट के आंसर देता है कि नहीं, सॉरी मार्क्स देता है कि नहीं, राइट। क्योंकि साइंस में हम बेसिकली ये नहीं देखते हैं आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, बेसिकली ये देखना चाहिए कि बच्चे को कितना आया है। ठीक है, आंसर सही आना चाहिए, बट डिपेंड करता है टीचर पे भी। कुछ टीचर्स मार्क्स नहीं देते हैं, राइट। सो दैट्स अप टू यू, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो इसमें जो रिलेशन दे रखा था हमारे क्वेश्चन में वो क्या था, जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, हाफ हो गई है। यही था ना रिलेशन। सो हम क्या करेंगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मान लेंगे जिसके बीच में रिलेशन पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा गया फोर्स पे क्या इंपैक्ट होगा जब आपकी डिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन हम निकालेंगे, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले लेंगे। जी तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, m1 एंड m2 भी हम कांस्टेंट ले लेंगे। सो f का रिलेशन हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन विद द डिस्टेंस, राइट। सो हम r की जगह रख देंगे 1/2 और इसका स्क्वायर। सो f 1 और ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 ऊपर पहुंच जाएगा। सब प्रोपोर्शनल 4, मतलब f है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। f की वैल्यू जो भी स्टार्टिंग में रही होगी उससे 4 गुना ज्यादा फोर्स है वो बढ़ जाएगा। और हमने प्रीवियसली देखा भी था कि जो फोर्स है वो 4 टाइम्स थी वो इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, सो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। Question number 2, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then heavy object does not fall faster than a light object? अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितनी भी फोर्सेस होती हैं
आई मीन फोर्सेस होती हैं वो सारे ऑब्जेक्ट पे, चाहे आपकी बॉडी कितनी भी भारी हो, चाहे आपकी बॉडी कितनी भी हल्की हो, उन सब में जो फोर्स होता है वो बराबर का लगता है। ध्यान रखना इसमें कंडीशन होती है कि बॉडी पे कोई और ऑब्जेक्ट कोई और फोर्स नहीं लगनी चाहिए और बॉडी है वो वैक्यूम में होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर वहां पे ना प्रेजेंट हो। वैक्यूम कहाँ प्रेजेंट है आपका? स्पेस में, मून में हो गए, अदर प्लैनेट्स हो गए, ठीक है। तो स्पेस में आपका क्या है? वैक्यूम प्रेजेंट है। ध्यान रखना एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे। अगर एटमॉस्फेयर है वहां पे जैसे कि अर्थ में, तब तो आपको पता है कि जो भारी ऑब्जेक्ट होगा, जो 50 केजी का ऑब्जेक्ट होगा, वो जल्दी नीचे गिरेगा। 1 केजी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो देर में गिरेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेस में है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट मतलब जो भी गैसेज है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। वैक्यूम का मतलब होता है कि आप जैसे मान लो किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, तो वहां पे अभी क्या प्रेजेंट है? एयर। तो उस रूम से अगर आप एयर भी हटा दो तो वो वैक्यूम बन जाएगा, मतलब कोई एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट है, राइट। तो वहां की बात कर रहे हैं ये। सो इनके अकॉर्डिंग जितने भी फोर्सेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस टाइम, उनमें सब में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी। मतलब 50 केजी की मैं बात करूं चाहे 1 केजी की बात करूं, सब इक्वल अमाउंट की उनपे फोर्स लगेगी और एट द सेम टाइम वो ग्राउंड पे गिरेंगे। मतलब अगर हमने 50 केजी का ऑब्जेक्ट एक हाइट से रिलीज किया वर्सेस 1 केजी का ऑब्जेक्ट एक हाइट से रिलीज किया, क्या कंडीशन है? वैक्यूम होना चाहिए, एटमॉस्फेयर नहीं होना चाहिए। तो दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगी, ठीक है, दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगी और दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड पे रीच करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है इनका। और आगे क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये बोल रहे हैं कि वाई देन हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये हमें बताना है। सो इसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर्मूला देके अच्छा लगेगा। बाय द फॉर्मूला हमें पता है G इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे G आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, कैपिटल G आपका होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M ध्यान रखना मास ऑफ प्लेनेट होता है, जिस प्लेनेट पे आप रह रहे हो उसकी बात कर रहे हो। एंड आर स्क्वायर आप उस प्लेनेट का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हो, एक्सेलरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? ये जो आपका G है ना, स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलोगे मैम एक तो कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहा है। कैपिटल जी पे फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है ही, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको छोड़ दो। तो आप बोलोगे ठीक है मैम छोड़ दिया। अब किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि प्लैनेट का कितना वजन है, जस्ट अ सेकेंड, और उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। क्या यहाँ पे कहीं आपको स्मॉल एम या मास ऑफ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? नहीं ना। इस फॉर्मूले में आपको कहीं मास ऑफ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? आपको कि नहीं मैम हमें कहीं मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। सिंस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन इक्वल प्रोपोर्शन, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि g है, स्मॉल g, एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट एट इक्वल प्रोपोर्शन इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं। G डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। कहीं पे भी आपको इस फॉर्मूले में मास ऑफ बॉडी नहीं नजर आ रहा है। वो किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। Therefore, all the object will experience equal acceleration due to gravity and hence falls at same time on the surface. सेम टाइम पे सरफेस पे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जब मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो चाहे बॉडी 50 केजी की हो चाहे 1 केजी की हो, सब पे बराबर लगेगा। और कितनी वैल्यू होती है? वो होती है आपकी 9.8 हो सकती है, अर्थ की बात कर रही हूँ, या 10 हो सकती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल g, वो क्या होता है? दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लेनेट और द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, दो चीजों पे डिपेंड करता है। इसका रिलेशन कहीं भी आपको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे नहीं दिखेगा, ठीक है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कहीं भी डिपेंड नहीं होता है, राइट। सिंस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, जिसकी वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, चाहे वो कितना भी भारी से भारी हो चाहे वो कितना भी हल्का से हल्का हो, सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा और सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। इसी वजह से हैवी ऑब्जेक्ट और जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एट द सेम टाइम ग्राउंड पे रीच करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द, बट इसमें गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और गलती आप ना छोड़ के चले जाते हो, मतलब नई प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। प्रैक्टिस करो इसको, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम।
What is the magnitude of gravitational force between Earth and 1 kg of an object on the surface? Mass of the Earth is this. वैसे आपको याद होना चाहिए, रेडियस ये है, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। जी आपको पता है, वो वैल्यू रख दो, m1 आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट रख लो, m2 आप मास ऑफ अर्थ रख लो, और r आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना मत भूलना, ये बहुत गलतियां होती हैं यहाँ पे। सो काट पीट के हमारा 1 न्यूटन आंसर आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हमारी ये अर्थ है और ये छोटू सा मान लो मून है, मैं थोड़ी बड़ी अर्थ बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा मून है और ये हमारा अर्थ है, राइट। तो इनके बीच में फोर्स लग रही है, कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विच विद द मून अट्रैक्ट द अर्थ। सो इसमें ये पूछ रहे हैं कि अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रही है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो वो जो फोर्स लग रही है, ठीक है, वो बराबर है या अर्थ ज्यादा लगा रहा है फोर्स मून पे क्योंकि अर्थ का साइज बड़ा है, या अर्थ कम फोर्स लगा रहा है मून पे, तो ये बताना है हमको। सो अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद इक्वल फोर्स। इक्वल फोर्स इंपॉर्टेंट है, इक्वल फोर्स से उसको अट्रैक्ट करता है, विद विच द मून अट्रैक्ट द फोर्स। मतलब जितने फोर्स से, मान लो अगर 100 न्यूटन फोर्स से मून अट्रैक्ट कर रहा है सन को अपनी तरफ, तो 100 न्यूटन फोर्स अर्थ भी लगाएगा और मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं, बट दीज फोर्सेज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। सो फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, एक फॉर्मूला भी दे सकते हैं इसको आगे एक्सप्लेन करने के लिए, F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल F इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ मून, R इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या आंसर था इसका? यहाँ पे बराबर फोर्स लगती है और अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। आप देख सकते हो अर्थ और मून के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो कैंसिल आउट हो जाती है। ऐसा नहीं कि अर्थ खींच लेगा मून को और पता चला कि आप सो रहे हो, सुबह आपने देखा मून है वो कहीं अर्थ पे आ गया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्स बराबर लगती है और वो इक्वल सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, ठीक है, अगेन अर्थ और मून अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। वाई डज द अर्थ डू नॉट मूव टूवर्ड्स द मून? अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान से सुनना, मून कर रहा है अर्थ को अट्रैक्ट, ठीक है, अपनी तरफ, तो ये पूछ रहे हैं कि अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं बढ़ जाती है, ठीक है, अर्थ है वो मून की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती है, क्यों अपनी जगह पे है? देखते हैं। द मून अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द मून। अभी हमने पढ़ा था कि अगर ये 100 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी 100 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फोर्सेस, इसीलिए मूवमेंट नहीं होता है। बट द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय मून ऑन द अर्थ इज नेग्लिजिबल। अर्थ का मास आप देखो इतना ज्यादा बड़ा है और मून है वो कितना छोटू सा है, ठीक है। तो जिस फोर्स से ये मून अट्रैक्ट कर रहा होगा ना अर्थ को, अब जब फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, फिजिकल टू mg होता है, या ma हम लगा दें, यहाँ पे g नहीं काम करेगा, ma होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेगा, राइट, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मून एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या करेगा, अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन सिंस अर्थ इतना बड़ा है, मून इतना छोटा है, तो जिस एक्सेलरेशन से इसको खींच रहा होगा, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा वो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ है वो मूव नहीं करेगा। बेसिकली ये तो है, एक हम बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन मिल गई, बट आपको ये समझना होगा कि दोनों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, जिसकी वजह से अर्थ अपनी जगह पे और मून अपनी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, राइट। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड एंड मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 एंड m2 है रिस्पेक्टिवली, एंड देयर डिस्टेंस इज, आई मीन डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। तो पहला जो ऑप्शन है दैट इज योर फर्स्ट पार्ट इज इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, किसी भी एक का आप मास डबल कर लो, m1 या m2 आपकी मर्जी है। तो मैंने m1 का मास ले लिया 2 यूनिट्स, ओके। अब आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं दूसरा भी बता ही दूंगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये लॉन्ग मेथड होता है, खैर। तो पहले जो फोर्स लग रहा था F1 हमने ले लिया दैट इज जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, मतलब उसमें कुछ मास में कोई छेड़खानी नहीं की थी हमने।
लेकिन बाद में बोला कि मास है वो पहले से डबल कर दिया गया, m2 2 कर दिया गया, ठीक है। तो अब f2 कितना आ गया हमारे पास, g ट्वाइस ऑफ m1, ध्यान रखना m2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r स्क्वायर, सेकेंड अपॉन 1 मतलब सेकेंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, f2 अपॉन f1, एंड ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी टर्म सिर्फ 2 बचेगा, 2/1। सो जो फोर्स है वो 2 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड से करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, एंड हम रिलेशन किसके बीच में लेंगे, कोई भी एक मास है उसके बीच में ले सकते हैं। मान लो मैंने कहा कि m1 मैंने 2 यूनिट बढ़ा दिया, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, बाकी सारे कांस्टेंट कर दो, तो f प्रोपोर्शनल ट्वाइस, m1 की वैल्यू कितनी 2, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आ गया कि फोर्स है वो 2 टाइम्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिखा है द फोर्स विल इंक्रीज 2 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब इसमें मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड लगा दिया, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सो एक बार हमने डिस्टेंस डबल कर दी, एक बार ट्रिपल कर दी, तो ध्यान रखना डिस्टेंस डबल करना मतलब बढ़ा देना, मतलब ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर दूर चले गए, तो एक पॉइंट तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फोर्स है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ा दी गई मतलब ऑब्जेक्ट्स दूर दूर कर दिए गए, तो फोर्स क्या होगी अब उनके बीच में, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं कितनी कम होगी। सो सबसे पहले हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया, मतलब आर है वो 2 टाइम्स हो गया, और हमें पता है फोर्स और आर के बीच का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साथ में स्क्वायर भी होता है। सो हम आर की जगह 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर, सो एफ प्रोपोर्शनल 1/4, मतलब जो फोर्स है वो 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। द फोर्स विल रिड्यूस टू 1/4 इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, एंड 3 टाइम्स रख देंगे तो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 1/9 टाइम, देखो कितनी ज्यादा डिक्रीज हो गई, 1/9 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मास डबल कर दिए, सो m1 भी 2 यूनिट कर लो, m2 भी 2 यूनिट कर लो। सो वही चीज है कि जिसके बीच का रिलेशन निकालना है उनको ले लिया करो प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, बाकी सबको कांस्टेंट रख दो। F proportional m1 m2, F proportional 2 into 2 that is 4 यूनिट, राइट। अगर मास को हम डबल कर देंगे तो फोर्स उनके बीच की बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सिंपली आपको इसमें एप्लीकेशन लिखने हैं, इसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या इसके एप्लीकेशन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सो सबसे पहले हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या बताता है हमें, हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अफेक्ट ईच अदर, मतलब किस तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। How gravity is responsible for the weight of a body and keeps us on the ground. Gravity की वजह से चीजें किस तरीके से towards the center of the earth pull होती हैं, and we are able to stay on the ground surface. Otherwise हम हवा में तैर रहे होते, right? How lunar motion occurs around the earth. So lunar motion means movement of the moon around the earth, ठीक है। Next is how planetary motion takes place. Planet किस तरीके से move करते हैं around the sun, and how tidal waves, ये important है, टाइडल वेव्स कैसे ओरिजिनेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट पे रखा हुआ है एंड उसको हाइट से रिलीज किया तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं, ठीक है। दैट मूव्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर एवरी फ्री फॉल बॉडी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की फिक्स्ड होती है, दैट इज ईदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 भी बोल सकते हैं आप, कोई भी लिख के आ सकते हो एक या दोनों लिख देना, ठीक है, लेकिन और बीच में जरूर लगाना। सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, ठीक है। मतलब किसी बॉडी को अगर हाइट से रिलीज किया देन उस पर जो एक्सेलरेशन लगता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। A free falling object has an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड द अर्थ, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ मूव करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज कांस्टेंट, सब पे कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू रहेगी, आप ये भी लिख लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक ये लास्ट है। हाउ डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि अर्थ है हमारी और एक ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली वो वेट होता है। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको वेट कहते हैं, ठीक है।
इट इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास ऑफ द बॉडी। वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो किसके प्रोडक्ट, अब आप इससे और अच्छे से आंसर फ्रेम कर सकते हो। वेट का फॉर्मूला होता है mg, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फॉर्मूला रख दो, W is equals to mg, where m is the representation of mass of object and g is the representation of acceleration due to gravity for the earth। और इसकी जो वैल्यू होती है g की, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पर नहीं लगा था यहाँ पे, राइट या हम बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो यस, दिस मच फॉर टुडे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे हैं फ्रॉम द 10th क्वेश्चन ऑनवर्ड, वी विल complete it. So thank you so much for watching this video.